हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद टीजी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने हिंदी ग्रामर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ये सेट नंबर 9 लेकर आए हैं। इससे पहले हालांकि हम 8 सेट्स कर चुके हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोज़ आती हैं उन सब की नोटिफिकेशन टाइम आपके पास पहुँचती रहे। और इससे पहले जो हम वीडियोज़ बना चुके हैं उन सब का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, वहाँ से आप जाके प्रीवियस वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के इन क्वेश्चंस की। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वेश्चन नंबर 1, सीमा अपनी बहन को उपहार देती है, वाक्य में कौन सा कारक है? ये हमारा कारक से है। सीमा अपनी बहन को उपहार देती है, इस संबंध में हमें कारक बताना है। कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या संबंध कारक। तो अगर हम कर्ता की बात करते हैं तो जहाँ पर ने शब्द हमें दिखाई देता है, ने विभक्ति चिन्ह हमें दिखाई देता है, वहाँ कर्ता ने यानी कि कर्ता कारक होता है। कर्म, कर्म के लिए हमें को विभक्ति चिन्ह चाहिए होता है, जहाँ पर हमें को मिलेगा वहाँ कर्म कारक होता है। संप्रदान कारक, किसी को दान करने के लिए या किसी के लिए शब्द अगर मिलता है हमें देखने के लिए तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। संबंध कारक, का, की, के और रा, री, रे इस तरह के शब्द अगर मिलते हैं तो वहाँ संबंध कारक होता है। अगर हम यहाँ बात करते हैं सीमा अपनी बहन को उपहार देती है, हालांकि शब्द हमें विभक्ति चिन्ह को दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ को दान के लिए आया है। सीमा अपनी बहन के लिए उपहार लाई है, बहन को उपहार देती है। जहाँ दान के लिए कोई बात कही गई है, दान होता है, वहाँ हमारा आंसर चला जाएगा संप्रदान कारक के साथ। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी साहित्य के इतिहास की रचयिता कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता के बारे में बताना है हमें। ऑप्शन से हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर या महादेवी वर्मा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के रचयिता जो कि कौन हो जाएंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इतिहास के रचयिता जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। और अगर हम आधुनिक जनक की बात करते हैं, आधुनिक जनक जो कि हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। प्रयोजन के लिए हम ऑप्शंस देखते हैं, हेतु, उद्देश्य, नियोजन या लक्ष्य। हेतु, उद्देश्य और लक्ष्य। हेतु हम कहते हैं किस हेतु आप यहाँ आए हो, आपका उद्देश्य क्या है, इस काम के पीछे उसका प्रयोजन क्या है, या इस काम के पीछे आपका लक्ष्य क्या है, प्रयोजन क्या है। तो हेतु, उद्देश्य और लक्ष्य ये तीनों ही प्रयोजन के समानार्थी शब्द हैं, जबकि नियोजन जो कि प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, रिजु शब्द का विलोम शब्द क्या है? विलोम हमें पता है, विलोम शब्द से मतलब होता है कि उसका विपरीत अर्थ देने वाला, उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द विलोम शब्द होता है। ऑप्शंस है त्रिकोण, सीधा, सरल या वक्र। तो यहाँ हमारा आंसर चला जाएगा वक्र के साथ। रिजु जो कि सीधा या सरल होता है, वक्र जो कि घुमावदार में आता है। नेक्स्ट, मुकुंद किसका पर्यायवाची शब्द है? विष्णु, शिव, सूर्य या कामदेव। तो मुकुंद किसका पर्यायवाची शब्द है? ये हो जाएगा विष्णु का। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं दंतय। दांते यहाँ लिखा हुआ है, वैसे दंतव्य होता है, दंते होता है। तो इसलिए जहाँ पर ऊपर के दांतों पर जीभ का स्पर्श होता है, जीभ लगती है, वहाँ पर दंते शब्द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, अग्निनिष्ठ का तत्भव रूप क्या है?
अग्निनिष्ठ का तद्भव रूप हमें बताना है। इसका मतलब जो ये अग्निनिष्ठ का शब्द है ये खुद में एक तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द। अब तत्सम और तद्भव क्या होते हैं? तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से जू के तू प्रयोग में लाए जाते हैं या जू के तू लेकर बोले जाते हैं। तद्भव शब्द जब हम सामान्य बोलचाल की भाषा में उस शब्द को थोड़ा परिवर्तित रूप हम लेकर आते हैं तो वहाँ तद्भव शब्द होता है। जैसे अक्षु या अग्नि। अग्नि को हम अग्नि रूप में न बोल के आग के रूप में प्रयोग करते हैं तो अग्नि एक तत्सम शब्द होगा और आग एक तद्भव शब्द होगा। अब यहाँ बात करते हैं अग्निनिष्ठिका की। ऑप्शंस हैं अंगूठी, आग, अंगीठी या आसरा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अंगूठी का जो तत्सम हो जाएगा ये हो जाएगा अंगुष्ठिका। पहले हम इसे रब कर लेते हैं। ये हो जाएगा अंगुष्ठिका। अगर हम आग की बात करते हैं तो ये हो जाता है अग्नि। अगर हम आश्रा की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आश्रय। लेकिन अगर हम अंगीठी की बात करते हैं तो अग्निनिष्ठ का ये अंगीठी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अंगूठी का जो तत्सम होगा वो होगा अंगुष्ठिका, आग का तत्सम अग्नि, आसरा का तत्सम आश्रय, जबकि अंगीठी का तत्सम हो जाएगा अग्निनिष्ठ का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कालिंदी का पर्यायवाची शब्द क्या है? कालिंदी इसका पर्यायवाची शब्द हमें बताना है सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा और यमुना। तो कालिंदी के लिए यमुना शब्द, यानी कि कालिंदी का पर्यायवाची शब्द जो होगा ये होगा यमुना। नेक्स्ट, लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है। लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द हमें बताना है नाम, बल, गति, चाल, निशाना, उद्देश्य, सही और गलत। इसमें हमें ये ग्रुप दिए हुए हैं। नाम या बल के लिए हम लक्ष्य का प्रयोग करते हैं, गति या चाल के लिए करते हैं, निशाना या उद्देश्य के लिए करते हैं, सही या गलत के लिए। तो लक्ष्य हम कहते हैं हमारा लक्ष्य ये है। क्या है? किसी चीज़ को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है, किसी जॉब को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। तो लक्ष्य, उद्देश्य या जिसकी ओर हम संकेत करते हैं, जिस पर हम निशाना ताकते हैं वह भी लक्ष्य हो सकता है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन चला जाएगा ये निशाना या उद्देश्य के लिए चला जाएगा। लक्ष्य शब्द का अनेकार्थक शब्द जो कि निशाना या उद्देश्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जिसकी पूर्व से कोई आशा नहीं हो के लिए एक शब्द बताना है हमें। प्रत्याशा, अप्रत्याशित, परिमेय या अनाहट। तो जिसकी पूर्व से कोई प्रत्याशा ना हो वो अप्रत्याशित, ये हो जाएगा हमारा अप्रत्याशित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, उपत्यका का अर्थ है सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, प्राणियों के पेट का एक अंग, या पर्वत का शिखर, या पर्वत के पास की भूमि। एक इसमें उपत्यका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और एक अधिपत्यका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो अधिपत्यका का आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अधिपत्यका किसके लिए प्रयोग किया जाता है, और जबकि उपत्यका जो होगा, उपत्यका होगा पर्वत के पास की भूमि के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका कहते हैं और अधिपत्यका किसे कहते हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, साथ ही साथ ये भी बताइए कि जितने भी क्वेश्चंस हम इसमें लेकर आए हैं आपका स्कोर कितना है। उससे आप खुद को अगर जज करते हैं, खुद को देखते हैं, खुद को आप कंपेयर करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि आप फ़िलहाल किस पोजीशन पर हैं। तो इसलिए अपने आप के कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, माथे पर बल पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन है हमारे सिर दर्द होना, पसंद करना, गुस्सा करना या असंतोष प्रकट करना। तो माथे पर बल पड़ा उसके लिए हो जाएगा असंतोष प्रकट करना। माथे पर बल पड़ता है यानी कि किसी को देखते हैं कहते हैं कि इसके तो माथे पर बल पड़ गए,
चेहरा देखते ही माथे पर बड़ पड़ जाते हैं। तो यानी कि वो उससे असंतुष्ट है और उसके प्रति अपनी असंतुष्टता या उसके प्रति अपना कोई भाव प्रकट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द शुद्ध है? इसमें हमें शुद्ध यानी कि करेक्ट वर्ड बताना है, कहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। ऑप्शन है हमारे चाँद, आँख, अंग या अंगना। तो यहाँ पर अगर हम देखें चाँद, जो कि हमारा चंद्र बिंदु के साथ लिखा जाता है। चाँद, आँख की अगर हम बात करें, आँख पर भी चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। अगर हम अंक की बात करें तो यहाँ पर केवल अंक की बिंदी का प्रयोग होता है। और अंगना, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, अंगना यहाँ पर शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। तो हमारा आंसर चला जाएगा डी, अंगना के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था? हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था? उसके लिए ऑप्शंस हैं रामचंद्र शुक्ल, नारायण मिश्र, जॉर्ज ग्रियर्सन या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो हिंदी साहित्य का जो सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था वो किया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने, और फिर उसके बाद रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन किया। किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने काल विभाजन किया, जो कि 1920 में 1920 में किया गया उनके द्वारा। तो इसलिए सबसे पहले हिंदी साहित्य का जो वर्गीकरण किया गया वह जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा किया गया, और उसके बाद रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का वर्गीकरण किया, जो कि 1920 में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी साहित्य के काल विभाजन के अनुसार आदिकाल का काल विभाजन क्या है? तो हिंदी साहित्य के काल विभाजन के अनुसार हमें ये बताना है कि आदिकाल का काल विभाजन क्या होगा। ऑप्शंस हैं 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक, 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक, 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक, या 1850 ईस्वी से अब तक। अगर हम देखें, सबसे पहले आता है आदिकाल। सबसे पहले क्या आता है? आदिकाल। उसके बाद आता है भक्तिकाल। उसके बाद क्या आता है? रीतिकाल। और उसके बाद आता है आधुनिक काल। तो आदिकाल की अगर हम बात करते हैं, आदिकाल जो कि 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक बात करता है। भक्तिकाल की अगर हम बात देखें, भक्तिकाल पूर्व मध्यकाल के लिए, भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल भी बोला जाता है। रीतिकाल को अगर देखें तो रीतिकाल जो कि उत्तर मध्यकाल बोला जाता है, और इसके लिए अगर हम प्रयोग करते हैं तो रीतिकाल जो कि हमारा 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक के लिए जाना जाता है, और आधुनिक काल जो कि अब लास्ट में 1850 ईस्वी से अब तक इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर हम आदिकाल की बात देखें तो आदिकाल जो कि 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक, भक्तिकाल जो कि 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक जाएगा, रीतिकाल जो कि 1650 ईस्वी से 1850 तक जाएगा, और उसके बाद आधुनिक काल जो कि 1850 के बाद से अब तक प्रयोग में लाया जा रहा है। इसलिए जो हमारा आंसर चला जाएगा ये किसके साथ चला जाएगा, क्योंकि हमें आदिकाल के बारे में पूछा है, और आदिकाल हमने आपको अभी बताया है जो कि 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक प्रयोग किया गया। नेक्स्ट, कनुप्रिया की रचयिता कौन है? रागे राघव, भगवती चरण वर्मा, नागार्जुन या धर्मवीर भारती। तो कनुप्रिया के जो लेखक हैं वो हो जाएंगे धर्मवीर भारती। कनुप्रिया के लेखक धर्मवीर भारती जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? लाश, पतलून, औरत या धड़ाम। तो देशज शब्द हमें बताना है ऐसे शब्द जिसकी उत्पत्ति का हमें पता नहीं है, और वो इधर से उधर आकर अपने देश में, अपने देश की बोलचाल की भाषा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। उनका कोई अर्थ नहीं पता, उनकी उत्पत्ति का नहीं पता कि कहाँ से वो
लिए गए हैं। यहाँ पर लाश, पतलून और औरत ये तो नहीं होंगे। यहाँ पर हमारा आंसर चला जाएगा धड़ाम के साथ। जैसे धड़ाम, टक टक, टकाटक, इस तरह के जो शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है वो देशज शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अलंकार की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाता है अलम धन कार। अलंकार को अब क्या कहा जाता है? अलंकार को काव्य का आभूषण भी कहा जाता है। काव्य का आभूषण जो कि किसे कहा जाता है? अलंकार को कहा जाता है। और अगर हम रस की बात करते हैं तो रस को काव्यात्मा कहा जाता है, यानी कि काव्यों की आत्मा रस को कहा जाता है। लेकिन यहाँ हमसे पूछा है उपसर्ग, तो अगर हम बात करते हैं उपसर्ग की तो ये अभी हमने बताया अलम धनकार अलंकार, यानी कि ये वाला अलम ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, करपट का तद्भव रूप क्या है? अगर हम करपट की बात करते हैं तो यानी कि करपट ये खुद हमारा एक तत्सम शब्द है, क्योंकि इसके बारे में हमें बोला है कि ये हमें इसका तद्भव रूप बताना है। तो करपट यानी कि खुद से एक तत्सम रूप होगा। अब इसका अगर हमें तद्भव देखना है तो क्या होगा? कपाट, कपूर, कारपेट या कपड़ा। तो ये चला जाएगा करपट कपड़े के साथ। करपट का जो तद्भव होगा ये होगा कपड़ा, और कपड़े का जो तत्सम होगा वो होगा करपट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, आप बीती शब्द में कौन सा समास है? आप बीती यानी कि स्वयं पर बीती। स्वयं पर बीती के लिए जहाँ हमें विभक्ति चिन्ह का लोप होता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। विभक्ति चिन्ह के लोप के लिए तत्पुरुष समास। लेकिन अब हमें ये देखना है कि इसमें कौन सा विभक्ति चिन्ह लोप है। तो आप पर बीती यानी कि स्वयं पर बीती है तो पर विभक्ति चिन्ह जहाँ होगा में या पर होगा वहाँ हमें अधिकरण तत्पुरुष समास देखने के लिए मिलता है। तो जहाँ पर में या पर का विभक्ति चिन्ह का लोप होता है वहाँ अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं द्विगु की तो द्विगु में क्या होता है? द्विगु जहाँ पर प्रथम पद संज्ञावाची होता है, यानी कि जहाँ हमें संख्या देखने के लिए मिलती है प्रथम पद में वहाँ प्रथम पद संख्यावाची होगा तो द्विगु समास होगा। द्वंद्व में सबसे बड़ा और सबसे अच्छी प्रथम पहचान यही है कि वहाँ पर योजक चिन्ह का लोप होता है, प्लस एक इसमें ये भी है कि जो दोनों पद होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत भी हों। कर्मधारय में क्या होता है? जहाँ पर विशेषण और विशेष्य की हमें देखने के लिए मिलता है वहाँ पर कर्मधारय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? राम आम खाता है, इस वाक्य में हमें बताना है कि वाच्य का ये कौन सा रूप है। भाववाच्य, कृतवाच्य, कृतवाच्य ये ऐसे लिखा जाता है, कृतवाच्य, उभयवाच्य या कर्मवाच्य। तो भाववाच्य क्या होता है? जहाँ पे हमें फीलिंग्स पता चलती है कि मुझसे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। वैसे भाववाच्य में मोस्टली नहीं शब्द हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे मुझसे खाया नहीं जाता है, मुझसे चला नहीं जाता है, मतलब ये फीलिंग वो अपनी बता रहा है कि मुझसे ये काम नहीं हो पाता है। नहीं हो पाता के लिए जहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा वहाँ भाववाच्य होगा। कृतवाच्य में क्या होता है? कृतवाच्य में जब वाक्य की क्रिया लिंग, वचन और पुरुष ये कर्ता के लिंग, वचन के आधार पर या क्रिया के आधार पर प्रयोग किए जाते हैं वहाँ पर कृतवाच्य होता है। इस तरह कर्मवाच्य में प्रभाव कर्म पर पड़ता है। जैसे केला खाया गया, अब कर्म केला था, केले को खाया गया तो वहाँ कर्मवाच्य हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारा ऑप्शन चला जाएगा कृतवाच्य के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मालिश चून। वैसे तो बहुत ज़्यादा प्रचलित पंक्तियाँ हैं ये। इस दोहे में हमें ये बताना है कि अलंकार कौन सा है।
सबसे पहले ये दोहा लिखा किसके द्वारा गया है? ये रहीम दास जी के द्वारा लिखा गया है। अब इस दोहे में हमें अलंकार बताना है, जहाँ पर रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष या उपमा, इसमें से कौन सा अलंकार हमें देखने के लिए मिलता है। तो जहाँ एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो वहाँ पर क्या होगा? श्लेष अलंकार। लेकिन हर बार उसके अर्थ भिन्न होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, किस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है? संबंध बोधक यानी कि एक ऐसा अव्यय शब्द जो कि हमें संबंध के बारे में बता रहा है, उस सेंटेंस में कोई रिलेशन क्रिएट कर रहा है। ऐसा काम मत करो, मैं पीछे आया था, मैं ये काम नहीं करूँगा, या मैं काम के पीछे आया था। किसी चीज़ के साथ अगर हम कोई रिलेशन करके उस चीज़ के बारे में बताते हैं, वहाँ संबंध बोधक अव्यय होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन चला जाएगा डी, मैं काम के पीछे आया था। तो यहाँ पर के शब्द जो होगा, काम के पीछे, ये वाला जो शब्द होगा ये हमें बता रहा है कि मैं काम से संबंध था, काम से संबंधित था या काम से रिलेट करता हूँ। वहाँ पर हमारा ऑप्शन चला जाएगा मैं काम के पीछे आया था, संबंध बोधक अव्यय के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। वह आया और मैं गया, वह आया और गया, ये हमारे ऑप्शन है। समुच्चय बोधक का मतलब होता है एक ऐसा शब्द जो कि दो साधारण वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है। इट मीन्स जो हम कंजक्शन वर्ड यूज़ करते हैं वही काम समुच्चय बोधक का है। समुच्चय बोधक को इंग्लिश में कंजक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कंजक्शन वर्ड कौन सा है। तो हमें पता है हमारे दो सेंटेंस है, वह आया और मैं गया। ये दोनों ही सेंटेंस जो कि सरल वाक्य में आते हैं, इन दोनों सेंटेंस को और शब्द से जोड़ा गया है। तो यहाँ पर हमारा जो समुच्चय बोधक शब्द चला जाएगा वो और चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, हाय मैं अब क्या करूं, इस वाक्य में विस्मयादि बोधक शब्द बताइए। विस्मयादि बोधक शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जो कि अपने भाव, चाहे उसमें दुख के विचार हो, सुख के हो, शोक के हो, या किसी भी तरह की इस तरह की जो फीलिंग्स होती हैं वो वर्ड्स के द्वारा हमें पता चलती है, वहाँ पर विस्मयादि बोधक शब्द हम उन्हें कहते हैं। जैसे अब मैं क्या करूँ, इससे पहले हाय, ये हाय शब्द हमें भावना को बता रहा है, एक फीलिंग को बता रहा है, एक एक्सप्रेशन को बता रहा है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन चला जाएगा वो हाय, ऑप्शन नंबर ए हाय के साथ चला जाएगा। यही हमारा विस्मयादि बोधक शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो रेखांकित शब्द हमें पहचानना है, इट मीन्स भर, भर के लिए हमें बताना है कि ये किस तरह का शब्द है। संबंध सूचक अव्यय, विशेषण, भाववाचक या समुच्चय बोधक अव्यय। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ समुच्चय बोधक अव्यय तो नहीं होगा, क्योंकि हम अभी देख कर गए हैं कि ऐसे दो शब्द, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का जो शब्द काम करता है वह समुच्चय बोधक होता है। यानी कि कंजक्शन का काम जो शब्द करे वही समुच्चय बोधक शब्द होता है। तो यहाँ पर कंजक्शन तो ये नहीं दिखा रहा है। भाववाचक, फीलिंग के बारे में भी यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। विशेषण, विशेषण भी किसी शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण शब्द कहते हैं। जबकि अगर हमारा यहाँ पर हम देखें तो हमारा आंसर चला जाएगा संबंध सूचक अव्यय के साथ, क्योंकि रात के साथ संबंध क्रिएट कर रहा है ये भर शब्द। तो हमारा आंसर चला जाएगा रात भर के लिए संबंध सूचक अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष, शोक आदि भावों से होता है वे डैश होते हैं। वे शब्द क्या होते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, क्रिया विशेषण या समुच्चय बोधक अव्यय। तो समुच्चय बोधक अव्यय। अगर हम ऐसे भी डायरेक्टली आंसर नहीं बता सकते हैं तो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आंसर्स को कैंसिल तो ज़रूर कर सकते हैं। इट मीन्स ऑप्शंस को अपने कट ज़रूर कर सकते हैं। जिन ऑप्शंस की हम थ्योरी क्लियर कर चुके हैं, उनके कंटेंट को हम समझ चुके हैं। तो इसीलिए मैं कंटेंट वाइज समझाती हूँ कि यहाँ जितना भी आप
पढ़ रहे हैं, जितना भी आप देख रहे हैं, आपको अगर उस वर्ड की क्लियरेशन हो जाती है तो फिर उसके बाद आपको अपने आंसर को ढूंढने में देर नहीं लगेगी। हमारा ऑप्शन जैसे समुच्चयबोधक अव्यय नहीं होगा। क्रिया विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो क्रिया शब्दों की विशेषता को बताते हैं, जैसे वह चलते चलते अचानक गिर गया। अब अचानक गिरा कब? अचानक गिरा। चलने की जो विशेषता है वो क्रिया विशेषण हो जाएगी, यानी कि अचानक, तो इसलिए ये भी हमारा नहीं होगा। संबंध सूचक की अगर हम बात करते हैं, वो रिलेशन क्रिएट करने के लिए हो रहा है, जबकि यहाँ तो हमें वक्ता के हर्ष, शोक आदि भावों के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक अव्यय, जो कि यही बताता है हमें हर्ष, शोक आदि के बारे में, इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा विस्मयादि बोधक अव्यय के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे बहुनियो हंसे तेन कहे नटी जाए में कौन सा रस है? इसमें रस बताना है हमें, जो कि ऑप्शंस हैं करुण रस, संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस या वीर रस। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन चला जाएगा, ये चला जाएगा संयोग श्रृंगार रस के साथ। रस को क्या कहा जाता है? अभी हम बात करके गए हैं, रसों को काव्य की आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। काव्य की आत्मा के नाम से जाना जाता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर चला जाएगा संयोग श्रृंगार रस के साथ। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? उत्साह के स्थायी भाव के बारे में बताना है, हास्य, वीर, करुण या श्रृंगार। तो हमारा आंसर चला जाएगा वीर। उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 24, 16, 13 या 11। तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में जो होती हैं वो 16 मात्राएं होती हैं। कितनी? 16 मात्राएं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ण का मूल उच्चारण हिंदी में प्रचलित नहीं है? इसमें से ऐसा कौन सा वर्ण है जिसका मूल उच्चारण हिंदी में प्रचलित नहीं है? श, श्र, ओम या स। तो यहाँ पर ओम शब्द एक ऐसा शब्द है जिसका इस वर्ण का हिंदी में उच्चारण जो है वो अभी प्रचलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, रानी केतकी की कहानी किस भाषा से संबंधित है? रानी केतकी की कहानी खड़ी बोली, उर्दू, फारसी या अरबी। तो रानी केतकी की कहानी जो कि किसके द्वारा लिखी गई थी? इंशाउल्लाह खां के द्वारा, और इसकी जो भाषा है, भाषा चली जाएगी खड़ी बोली। ये थे हमारे आज तक के क्वेश्चंस। आशा आपको पसंद आएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो भी वीडियोस आती हैं वो टाइम टू टाइम आपके पास पहुंच जाए। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।